Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your geography book, in your history book, that is making of a globalized world. भूमंडलीकृत विश्व का बनना कल से स्टार्ट किया है हमने. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. ओपन योर हिस्ट्री बुक. बुक में आपका 4th चैप्टर गिवन है. ये पेज नंबर रहेगा आपका 80 न्यू बुक्स में. पेज नंबर 80 फर्स्ट पैराग्राफ. यस. फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मार्ग साबित हुई. एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई. एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई. जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे. इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला. इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया. अब देखो, ये पढ़ के आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जो आज हो रहा है ना, वो कितने टाइम पहले भी हो चुका है. ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, कोरोना ऐसे ही फैला. ठीक है, अभी हम जो है ये हम कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 16वीं सदी की. तो ये सोचो 16वीं सदी में भी सेम ऐसी ही चीज़ें हुई थी. जहाँ पे क्या था, जहाँ पे यूरोपियन लोग गए भी नहीं थे, वहाँ पे भी ये बीमारी, चेचक की बीमारी जो है पहुँच गई थी. एक बार जब वो अमेरिका में एंटर हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसी जगह पे भी ये बीमारी फैल गई जहाँ पे यूरोपियन लोग एक्चुअल में गए नहीं थे. तो यही आज के टाइम में भी हो रहा है ना. जहाँ पे जो है कोई किसी पर्सन ने ट्रैवल भी नहीं करा, या पे कोई जो है फॉरेन रिटर्न भी नहीं आया, फॉरेन की जो ट्रैवलिंग करके नहीं आया, ऐसी जगहों पे भी कोरोना मिल रहा है ना. तो यही सेम चीज़ उस टाइम पे भी हुई थी कि इससे क्या था, घुसपैठियों का रास्ता आसान हो गया. देखो, जो वीक इकोनॉमी होती है, वीक इकोनॉमी कैसे होगी, जहाँ के लोग बीमार रहेंगे. ठीक है, बीमार रहेंगे दैट मीन्स वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उनकी वो अफेक्ट होंगी, काम पे नहीं जा पाएंगे तो आर्थिक गतिविधियाँ इफेक्ट होगी. धीरे धीरे इकोनॉमी जो है, अब जब इतनी बड़ी महामारी आएगी तो क्या होता है, अभी भी तो क्या है, हम लोग इकोनॉमिक सेटबैक से गुजर रहे हैं, है ना. हर लोगों सभी के साथ जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं. चाहे वो बड़ी कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी है, चाहे वो हमारे जैसे हाउस होल्ड्स हैं. ठीक है, सभी के साथ ये है. तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था. चेचक की जब ये बीमारी फैली तो उससे क्या हुआ, घुसपैठियों को एंटर करना अमेरिका में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. ठीक है, क्योंकि उनको पता था अब ये जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, ये जो है काफ़ी प्रेशराइज्ड है. तो अभी इन पे अटैक करना या यहाँ पे घुसपैठ करना काफ़ी इजी रहेगा. क्लियर. यस. बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था. पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी. तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो, अगर वॉर होती है तो क्या होता है, डायरेक्ट जो है उससे आपकी बंदूकों से या और जो आपके ये होते हैं, हथियार होते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं ना. इन केस अगर आपके पास हथियार नहीं, आप सामने वाले का छीन सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किस चीज़ से फाइट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बीमारी फैली थी, चेचक फैला था. तो ये क्या कह रहे हैं, चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, है ना, कि वो सामने वाले की तो बीमारी छीन के उस पर अटैक वापस नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था. हमलावर कौन थे यहाँ पे, यूरोपियन थे ना. अब क्या हमने क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास में, जो अमेरिका था वो बिल्कुल अलग थलग था. उस टाइम तक ज़्यादा डिस्कवरी अमेरिका के बारे में नहीं हुई थी, तो वो बाकी जो वर्ल्ड था उससे कटे हुए थे. लेकिन यूरोपियन के साथ तो ऐसा नहीं था ना, वो लोग तो वेल अवेयर थे. तो इनके पास यानी कि हमलावरों के पास तो इससे बचने का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी. अब ये क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपकी इम्यूनिटी है, क्योंकि वो उनके कंट्री में ये चीज़ आगे जा चुकी थी तो उन्होंने इससे लड़ना भी सीख लिया था और जो अपनी इम्यूनिटी है उसको भी जो है इम्प्रूव कर लिया था, डेवलप कर लिया था. ठीक है, तो इस केस में जो अमेरिकन्स थे वो ये नहीं कर सकते थे कि हम पे जो हमला करने आए हैं हम उनसे जो है हम उन्हें ही उनकी बीमारी दे दें. वो तो उससे लड़ सकते थे. ठीक है, तो वो इन रिटर्न भी उनसे इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते थे. यस. 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था. शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था. धार्मिक टकराव आम थे. धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था. इस वजह से हजारों लोग यूरोप में भागकर अमेरिका जाने लगे. 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था. क्लियर है क्या हो रहा था उस टाइम पे, यूरोप में गरीबी थी. ठीक है, तो क्या था,
अफ्रीका से, तो ये आपको पता ही होगा, बहुत टाइम से आपने 8-9 से पढ़ना शुरू कर दोगे। अफ्रीका से गुलाम लेके आते थे और फिर अमेरिका और यूरोप में उनसे काम कराया जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे क्या है, धार्मिक टकराव भी आम थे, भुखमरी थी और बीमारी तो आई गई थी ऑलरेडी। तो अब क्या था, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर कहाँ चले गए वो लोग, जब अमेरिका डिस्कवर हो गया तो फिर वो लोग अमेरिका भागने लगे। और अमेरिका गए तो उसके बाद अमेरिका में क्या हो रहा था, अफ्रीका से पकड़े हुए जो गुलाम थे उनसे काम करवाया जा रहा था। ठीक है, पढ़ो। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यवहार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। देखो, इंडिया और चाइना ये तो स्टार्टिंग से ही बहुत रिच कंट्रीज थी। जब देखो अलेक्जेंडर आया था तो ये सब लोग किस लिए आते थे, इन्वेड क्यों करते थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत रिच कंट्री था उस टाइम पे। ठीक है, और चाइना से सिल्क जाता था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो क्या था, इंडिया और चाइना बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग अपने ओर फोकस्ड हो जाते हैं तो वो बाकी कंट्रीज के साथ इतना ट्रेड करना जो है बंद कर देते हैं। या फिर जब इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेजन बढ़ जाता है, यानी कि दूसरे लोग आके जब यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो फिर वो बाहर की मतलब एक्सपोर्ट पे जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप को रिच करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, जो इकोनॉमिक पावर है वो इंडिया चाइना से शिफ्ट होके कहाँ जा रही थी, यूरोपियन कंट्री की। और वो फिर इकोनॉमिक पावर कौन बन रहे थे, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ये लोग ये बन रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करें में लिखा हुआ है आपको, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है, बताओ। जितना हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है, हमने 16वीं सदी की बात करी है। हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, क्या समझ में आया आपको इससे, कौन बताएगा क्लास में, किसी को कुछ समझ में आया है इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है? पानी की कमी हुई थी, बीमार पड़ने लगे थे। और कोई? भूखमरी से और चेचक की बीमारी से लोग मर रहे थे। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? सिंपल रेज योर हैंड, उसके बाद ही बताओ। बताओ, जिसको जो समझ में आया, जो भी लगता है आपको चैप्टर पढ़ने के बाद, जितना भी पढ़ा है आपको, जो भी समझ में आया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करो कम से कम, सोचो सोचो। यस, पहले 16वीं शताब्दी में लोगों को लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर धीरे धीरे सब एक दूसरे से कनेक्ट होने लग गए और फिर सब एक तरह से काफी दुनिया छोटी पड़ने लग गई। एग्जैक्टली। इसका सिकुड़ने लगे का मतलब यही है कि क्या था, जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। अभी देखो, अगर आप ट्रेवल नहीं कर सकते फॉरेन, तो आपके लिए फॉरेन बहुत दूर है। जैसे ही आप ट्रेवल करने लगोगे, आने जाने लगोगे, तो क्या होगा, वो चीज़ आपको छोटी लगने लगेगी, वहाँ की दूरी अपनी दूरी से कम लगने लगेगी। तो सिकुड़ने लगे का मतलब यही होता है, जब ग्लोबलाइजेशन होने लगता है, यानी कि लोग एक दूसरी कंट्री से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, व्यापार बढ़ा देते हैं, ट्रेड बढ़ा देते हैं, तो उनको क्या लगता है, दुनिया छोटी लगने लगती है। जब तक अमेरिका का किसी को नहीं पता था, अमेरिका अपने में ही सीमित था। ठीक है, फिर आने जाने लगे लोग, भाग भाग के भी अमेरिका में जाने लगे, तो उससे क्या होगा, दुनिया सिकुड़ने लगी का मतलब लोग आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारियां फैल गई या वहाँ पे पानी की कमी हो गई, नहीं, कनेक्ट होने, सिकुड़ने का मतलब यही है कि दुनिया छोटी हो गई। छोटी कैसे हो गई, क्योंकि अब आप जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक भारत आने का एक जो है लैंड वे हमें पता था, है ना, जो मतलब ज़मीन का रास्ता जब तक हमें पता था, तो हमें पता ही नहीं था कि लोगों को पता ही नहीं था, यूरोपियंस को, कि जो पानी का भी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इंडिया में पहुंच सकते हैं। लेकिन जब वो रास्ता बंद हुआ, तो उसके बाद ही तो उन्होंने समुद्र का रास्ता खोजा, और जब समुद्र का रास्ता खोजा तो इंडिया आना जाना इतना आसान हो गया, तो दुनिया सिकुड़ गई। ठीक है, बैठो, आगे बढ़ो। 19वीं शताब्दी 1815 to 1940। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, तुम करो, बैठो, उसको दे दो बुक लाउडली। 81 पेज नंबर, फर्स्ट पैराग्राफ। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। लाउडली। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज को कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे
में ढाल ढाल दिया। समझ में आया आपको? ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बता रहे हैं आपको। जब भूमंडलीकृत विश्व बनने लगा, यही है ना हमारा चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व बनने लगा मतलब दो देश जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। कनेक्ट होने लगे तो क्या हुआ? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज के काया पलट कर दी। कैसे की होगी? कैसे की होगी काया पलट? और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। क्या मतलब है इस बात का? कैसे ये इन सारे जो टेक्नोलॉजी है, आपकी इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, कैसे इसने अफेक्ट किया पूरे समाज की? काया पलट कैसे करी होगी? जब जैसे हम यहाँ रहते हैं उसके बाद हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट और जो हम जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ का एनवायरनमेंट मिक्स हो जाता है इस वजह से। हाँ देखो क्या है, हम जब बात करते हैं, आप सपोज हम इसमें से तकनीकी कारक उठाते हैं, तकनीकी कारक क्या होगा? अब यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड थी। हम अभी का ही जो हमने जितना पढ़ा है चैप्टर उसके अकॉर्डिंग अमेरिका जो है वो अपने आप से ही सेल्फ रिलायंट कह सकते हैं, या मतलब जो कुछ भी उनके पास रिसोर्सेज थे उन्हीं से वो लोग गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब यूरोपियन क्या थे, ट्रेड में जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, तो उनके पास नई नई मशीनरी भी होंगी, नई नई टेक्निक्स भी होंगी। अब जब वो अमेरिका गए या जब वो इंडिया आए, चाइना गए, तो उनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी। तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ गई, चाइना में भी आ गई होगी, और इसी तरीका अमेरिका में भी आ गई होगी। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई थी ना, पॉलिटिक्स भी चेंज हो गई। और हमारी जो सामाजिक कैसे चेंज हुआ? जैसे सती प्रथा उन्होंने ख़त्म करी, है ना। और जो जाति प्रथा थी उसके लिए काफ़ी कंट्रोल करने के लिए जो है स्टेप्स लिए गए। तो मतलब ये है कि जब दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगती है तो उससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी साइमल्टेनियसली जो है अकर होती हैं। कि आपके जो दूसरी कंट्री का आर्थिक पहलू, अगर मान लो कोई व्यापार बढ़ाता है, पहले अमेरिका से कोई कांटेक्ट में नहीं था, अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, तो आपको पता लगा होगा कि वहाँ की जो इकोनॉमी है जो वहाँ की, वो भी डेवलप हुई होगी अमेरिका की, है ना। पैसे का आना जाना बढ़ा होगा। तो इकोनॉमी जब ग्रो होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का जो स्तर है, जीवन का स्तर है, वो ऊंचा उठता है। ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है तो सामाजिक स्तर भी ऊंचा उठता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई बातें हम जिनको कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, सामाजिक आर्थिक रूप से भी आते हैं, धार्मिक रूप से भी आ जाते हैं। ठीक है, पारसीज का एग्जाम्पल हम बार बार पढ़ते हैं ना, कि पारसीज क्या थे, इंडिया में जो है उस धर्म को लेके आए थे। ठीक है, यस। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गलतियां या प्रवाहों का गतियों, उल्लेख किया है। गलतियां नहीं, गतियों। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, प्रवाह, गति मतलब गति क्या है? देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि हम कंट्रीज के बीच में जो है लिंक एस्टेब्लिश हो गया, आना जाना, ट्रेड, ठीक है, लोगों का आना जाना, ट्रैवलिंग शुरू हो गई, तो हम कह रहे हैं कि 3 तरीके के हमने गति देखी। गति मीन्स फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। आपकी क्लास में डिस्कस किया था हमने किसी क्लास में। देखो फ्लो कह रहे हैं कि फ्लो स्टार्ट हुआ कंट्रीज के बीच में। कैसा फ्लो? सबसे पहला फ्लो क्या था? क्या है सबसे पहला फ्लो? व्यापार यानी कि ट्रेड। अब हम मान लेते हैं कंट्री ए है और कंट्री बी है। सबसे पहला फ्लो इसमें हुआ ट्रेड का। ठीक है, ट्रेड हुआ होगा तो कुछ एक कंट्री से जो है बाहर गया होगा, एक्सपोर्ट हुआ होगा, यहाँ इंपोर्ट हुआ होगा, बदले में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन इन्होंने करी होगी, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे किसी जो है पहले क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स होता था, हो सकता है उस फॉर्म में हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेड के थ्रू यहाँ पे फ्लो हुआ। दूसरा फ्लो हम क्या कह रहे हैं? श्रम का। श्रम मतलब वर्क। ठीक है, श्रम का फ्लो हुआ मतलब वर्कर्स बुलाए गए होंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री। सपोज किसी को किसी पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करना आता हो, अब जब यूरोपियन दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने लगे तो उनको जरूरत पड़ी होगी वैसे वर्कर्स की, तो वर्कर्स का आना जाना हुआ, वर्कर्स का फ्लो हुआ। तीसरा है आपका कैपिटल यानी कि पूंजी।
ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ट्रेड होगा वहाँ कैपिटल होगी, तो कैपिटल का फ्लो तो हो गई। अब सपोज कंट्री ए है, कंट्री ए में जो है यूरोपियन कंट्री है और वो किसी दूसरी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाती है। मैन्युफैक्चरिंग आजकल भी ये होता है ना, एमएनसी जितनी भी हैं बाहर की कंपनीज इंडिया में आई हैं, तो पहले भी यही हुआ होगा कि किसी बी कंट्री में अगर इनको लगाना है, अपना प्लांट लगाना है, अपना सेटअप लगाना है, तो इनको किसकी जरूरत हुई होगी? कैपिटल की। ठीक है, तो कैपिटल का फ्लो दूसरी कंट्री में गया, यहाँ का पैसा, यूरोपियंस का पैसा इन कंट्रीज में गया होगा, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, फिर बिजनेस किया, तो फिर क्या हुआ? वर्कर्स की जरूरत पड़ी होगी, इनका आना जाना हुआ, फाइनली जो गुड्स बने होंगे उनका ट्रेड हुआ। ठीक है, तो ये 3 फ्लो हैं जो कि इस तरीके के ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज के बीच में होने शुरू हुए। ठीक है, यस। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप ये एक पैराग्राफ छोड़ दिया ना आपने, ये तीनों तरह के प्रवाह। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और पाबंदियां लगाई गई थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो, पूंजी है या ट्रेड है, दोनों क्या है? मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग है। इन पे तो हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, ज़्यादा पैसा भेजे, कम ट्रेड करे, ज़्यादा ट्रेड करे, लेकिन ज़्यादा बंदिशें किन पे होती थी? वर्कर्स पे। ठीक है, कि सपोज करो कि एक कंट्री में जाके अगर काम करना है तो आप वापस नहीं जा सकते, इस तरीके की बंदिशें उन पे लगाई जा, या फिर काम करने के घंटे ज़्यादा हों और मजदूरी कम मिलती हो, तो ज़्यादा जो है बंदिशें किन के ऊपर लगी होती थी? वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, पूंजी कैपिटल है, ट्रेड है, ये तो सब जो है एंटरप्रेन्योर के हाथ में ही होता है, खुद के ही। ठीक है, वो ज़्यादा लगाना चाहता है, कम लगाना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है। ज़्यादा बंदिशों की प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती थी, जो बीच में आपके वर्कर्स होते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम कहते हैं कि हमें जो है आपकी 19वीं सदी के इस सिस्टम को पूरे को समझना है, तो हमें तीनों को भी स्टडी, यानी कि तीनों के ही फ्लो को समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलो 2.1 विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। क्या मतलब है? देखो, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इकोनॉमी समझ में आती है आपको? पढ़ते हो ना इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स हमारी बुक में है। इकोनॉमी क्या होती है? सिंपल टर्म्स में बताओ, ट्रांसलेशन नहीं, मीनिंग। अर्थव्यवस्था क्या हुई? एनीवन इन द क्लास? अर्थव्यवस्था मतलब 9th में भी पढ़ के आए हो, 10th में भी पढ़ रहे हो, कुछ तो समझ में आया होगा। क्या होती है अर्थव्यवस्था? सोचो, हिंदी में तो समझ में आता है अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। मतलब क्या है? किससे डील करता है? किसकी बात कर रहे हैं हम जब हम कहते हैं इकोनॉमी? हमारे इन्वायरमेंट की, तो वो तो हम इन्वायरमेंट में करेंगे बात, इकोनॉमी में क्यों करेंगे? सोसाइटी की बात सोशलिज्म पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें करेंगे। पॉलिटिक्स की बात हम पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। इकोनॉमी में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति क्या, किन चीज़ों को बोलोगे आर्थिक स्थिति? क्या होती है आर्थिक चीज़ें? 2 साल से पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, कितना समझ में आया? अर्थव्यवस्था मतलब क्या, किन चीज़ों से डील कर रहे हैं हम? अपनी लाइफ कंडीशन को बढ़ाना। जी नहीं, गलत। और कोई आइडिया नहीं है? आर्थिक अर्थ मतलब, अर्थ का क्या मतलब होता है? हिंदी में जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थ का क्या मतलब है? मनी। ठीक है, व्यवस्था मतलब उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मनी से रिलेटेड होती हैं वो आपकी सारी कहाँ आ जाएंगी? अर्थव्यवस्था में। ठीक है, प्योरली मनी या मनी रिलेटेड थिंग्स, जैसे हमने कहा कि ट्रेड हो रहा है, ठीक है, बिजनेस हो रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये सब चीज़ें क्या है? मनी से रिलेटेड है। मनी से रिलेटेड है, दैट मीन्स इकोनॉमी से रिलेटेड है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, अर्थव्यवस्था किस तरीके से ग्रो होगी इसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप। अब हमने यूरोप को औद्योगिक क्यों बोला, क्योंकि यूरोप में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। वहाँ पे जो है वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्रियलाइज्ड थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो चुकी थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था तब तक, और मशीनों का प्रयोग जो है ज़्यादा हो रहा था, तो हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं औद्योगिक यूरोप। औद्योगिक यूरोप का मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप, ठीक है। में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। हमें इस जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो आपका यूरोप था, और यूरोप में भी इन्होंने एक वर्ड जोड़ा औद्योगिक यूरोप। औद्योगिक यूरोप मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप बन चुका था उसके खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन मतलब किस तरीके की खाने की चीज़ें, मतलब अनाज या सब्जियां जो उगाई जा रही थी, जिनका उत्पादन हो रहा था, और उपभोग के बदलते रुझान। उपभोग के बदलते रुझान मतलब कि कंज्यूमर किन चीज़ों का जो है कंज्यूम कर रहे थे, उनके खाने की हैबिट्स क्या थी। कंजम्पशन में सब चीज़ें आ जाती हैं वैसे, ठीक है। आपकी फूड हैबिट्स भी आ गई और आपके क्लोथिंग हैबिट्स भी आ गई, ठीक है। किन किन चीज़ों का आप उपभोग कर रहे हो उनको स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड समझ के चलो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कि बदलते रुझानों यानी कि जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोगों के टेस्ट में कैसे चेंज आया, कैसे इकोनॉमी में जो है उत्पादन, खाद्य उत्पादन कैसे बदला, कि मतलब जो चीज़ें पहले उगाई जा रही थी उनके बदले में दूसरी चीज़ें उगाई जाने लगी। खाद्य उत्पादन का मतलब यही है ना। और दूसरी चीज़ हमने बोला उपभोग के बदलते रुझान, यानी कि लोगों का जो है टेस्ट बदल रहा होगा उस टाइम पे, जो भी चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे थे उनके बदलते जो ट्रेंड थे पहले हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसको स्टडी हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मार्क करो, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं।